तो वो तस्वीरें आ रही हैं जब शरद पवार वहां पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं की तरफ से पहले उनको बताया जा रहा है, जो साथ में नेता हैं वो बता रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ। वैसे शरद पवार का जीवन का अनुभव बहुत लंबा है और 80 साल से ज़्यादा की उम्र हो चुकी है। बहुत उतार चढ़ाव जीवन में देखा, लेकिन ये सदमा या ये झटका बहुत गहरा है, क्योंकि एक पिता के सामने बेटे का जब निधन होता है और वो दुख कोई भी पिता झेल नहीं पाता है। दीपक सर हमारे साथ लगातार हैं, संजय जी हमारे साथ लगातार हैं। दीपक सर, ये वाकई में शरद पवार को लेकर बहुत उतार चढ़ाव चाणक्य माने जाते हैं, बहुत कुछ उन्होंने देखा है, लेकिन ये जो तकलीफ इस वक्त आई है, परिवार पर टूटी है, गहराई है, इससे बड़ा दर्द मुझे लगता है कि अब तक ये सबसे बड़ा घाव है जो आजीवन रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल आजीवन ये घाव रहेगा, क्योंकि अजीत पवार जो है शरद पवार की राजनीति के सबसे मजबूत चट्टान थे, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा संजय, हाल ही के दिनों में अजीत पवार को लेकर शरद पवार ने एक के साथ एक कई राजनीतिक झटके देखे थे। उन राजनीतिक झटकों की बात किए बिना इस पूरे माहौल में अजीत पवार और शरद पवार के संबंधों को समझना थोड़ा 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 अलग बात होगी, हम्म। थोड़ा मुश्किल बात होगी। आपको याद होगा जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ नहीं बन पा रही थी, तो एक दिन सुबह 7:30 बजे जाकर अजीत पवार ने एकाएक राजभवन में जाकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। और अजीत पवार को यह लगा था कि वो एनसीपी को और शरद पवार को अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन शरद पवार चट्टान की तरह खड़े हो गए थे। चट्टान की तरह खड़े होने के बाद उन्होंने अजीत पवार को उस सरकार यानी देवेंद्र फडणवीस की कुछ घंटों वाली सरकार से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था, और अजीत पवार को वो इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी, जिसमें अजीत पवार खुद उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन आपको याद होगा एकनाथ शिंदे ने उस वक्त शिवसेना को तोड़ दिया था और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन इन चुनाव के वक्त जो है अजीत पवार ने न केवल अपने चाचा शरद पवार को छोड़ा, बल्कि उनके ऊपर कई तरह की बातें भी कही थी। उन्होंने ये कहा था कि वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुझे नहीं। उनका कहना था कि अगर मैं शरद पवार के परिवार में पैदा हुआ होता तो मेरी ये स्थिति नहीं होती, मैं सेकंड ग्रेड का सिटीजन नहीं होता। तो शरद पवार और अजीत पवार के बीच के संबंध पिछले 3-4 सालों में पिछले 5 सालों में बड़े उतार चढ़ाव बने रहे, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्हीं अजीत पवार ने शरद पवार की पूरी पार्टी को तोड़ दिया, एनसीपी को 2 धड़े में विभाजित कर दिया, और उसके बाद एनसीपी की जो घड़ी चुनाव चिन्ह है और एनसीपी की जो असली पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद वो भी अपने नाम कर ली। तो शरद पवार को उन्होंने बहुत झटके दिए थे राजनीतिक तौर पर, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों के बीच में पारिवारिक रिश्ता बड़ा सामान्य था। और हाल ही के दिनों में ये चर्चा भी होने लगी थी कि शरद पवार और अजीत पवार एक बार फिर से साथ में आ सकते हैं। खास तौर पर हाल ही में जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में एकाएक ये खबर आती है कि बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त अजीत पवार का जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उनका देहावसान हो गया है। निसंदेह ये शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब पिता को बेटे के शव यात्रा पर कंधा देना होता है तो वो सबसे हृदय विदारक समय होता है, और मेरे ख्याल से इन्हीं झंझावतों से इस वक्त शरद पवार गुजर रहे होंगे। इमोशनली मेरे ख्याल से हम उनके जो मनस्थिति है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और शरद पवार जो है इस वक्त बहुत इमोशनली जिसको कहा जाए, बहुत भंगुर अवस्था में होंगे। और शरद पवार इस वक्त जो है हम तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अजीत पवार के साथ हुआ क्या था। एक बार मैं फिर से अपने दर्शकों के लिए बता दूं, जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि जब विमान उतर रहा था तो एक बार उसने पूरा चक्कर लगाया, उस वक्त वो नहीं उतर पाया। उसके बाद जब दूसरा चक्कर लगाने के बाद विमान अप्रोच कर रहा था तो वहां पर एक गड्ढा था, वहां पर एक छोटी सी खाई थी, रनवे से थोड़ी देर पहले वहां पर वो क्रैश लैंड करता है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि क्रैश लैंड से पहले जो विमान है उसके अंदर धमाके सुनाई पड़ते हैं, ये प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। मैं इसको पुश नहीं कर सकता, जिन प्रत्यक्षदर्शियों को मैंने सुना है उनका ये कहना था, उनका ये स्टेटमेंट चारों तरफ चल रहा है। और मैं ये बात यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि
जो लोग इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी लगा रहे हैं उनका क्या क्या कहना है। उनका ये कहना है कि एयरपोर्ट पर अगर विजिबिलिटी कम थी तो जो फुटेज निकल कर आई है वो इतनी साफ कैसे है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से ये पूरी दुर्घटना हुई है उसमें किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। और इससे पहले भी इस कंपनी का विमान जो है मुंबई में एक बार रनवे से फिसल चुका है। उस वक्त इसमें 6 लोग सवार थे लेकिन कोई भी हताहत नहीं हुआ था। लेकिन इस बार 5 लोगों की असामयिक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल बनता है। इसीलिए डीजीसीए और एएआईबी की टीम ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन संजय शुरू कर दी है। शुरू कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन अभी कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का भी इस पर रिएक्शन आया है, उन्होंने भी शोक प्रकट किया है। एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को। जो काम करने वाला व्यक्ति था उसको इस तरीके से उसका अंत होना, ये हम सभी को आघात कर दिया है और उनके फैमिली मेंबर्स को भी बड़ा दुख पहुंचा है और वो बड़े इसमें है, दुखी है। सो उनके दुख में हम भी शामिल होते हैं। जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। भाई देखिए ये भी कह रहे कि विमान क्रैश में दुखद मृत्यु हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी। अजीत दादा की दुखद मृत्यु हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, अजीत पवार जी एक सुलझे हुए नेता थे। अजीत पवार एक सुलझे हुए संगठक थे। उनकी अपनी पार्टी में एक अंदर तक पैठ थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत दादा मुझे विपक्ष के नेता थे तो मिलने आते थे, वो सरकार में थे तो मिलने आते थे, और उन्होंने हमारे व्यक्तिगत संबंधों को कहीं पर भी आंच नहीं आने दी। और वो मधुर स्वभाव के थे। वहाँ की राजनीति लोग गरमाते रहते थे, परंतु अजीत दादा हमेशा शांत रहते थे और कभी भी कोई ऐसी गलत टिप्पणी करते नहीं थे। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो 8 बजे ऑफिस में चला जा कर के मंत्री हो कर के दिन भर लोगों को सुनता हो, काम करता हो, और वो भी एकदम क्वाइटली, ये भी नहीं कि बहुत हो हल्ला, बहुत प्रचार हो रहा हो। तो जब ऐसा व्यक्ति जाता है तो स्वाभाविक ही बहुत कठिन कष्ट होता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूँ बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत कष्टदायक है। और भगवान से हमारी प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में जगह दे और परिवार को जो है इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। पार्टी के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की। कैमरा पर्सन सुंदरम केसी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। देखिए, जो लोग महाराष्ट्र से जुड़े रहे या महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि अजीत पवार क्या थे। और कई घटनाओं का जिक्र भी किया जा रहा है। तमाम दिग्गज नेता जो इस तरीके से छोड़कर चले गए, गोपीनाथ मुंडे का भी जिक्र बीच में हो रहा है कि वो भी हादसे का शिकार हुए थे। हालांकि वो कार एक्सीडेंट था, लेकिन आकस्मिक उनका भी निधन हुआ था। कद्दावर नेता थे, आगे भी बड़ी राजनीति बची हुई थी। और एक और उन्हीं फहरिस्त में ये नाम अजीत पवार का भी शुमार हो गया है, जो आने वाले वक्त में बड़ी भूमिकाओं में दिखाई देते, लेकिन उससे पहले उनका आकस्मिक निधन हो गया। हमारे साथ संजय जी लगातार हैं, दीपक जी लगातार हैं और सुभाष शिर्के साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से, वरिष्ठ पत्रकार। सुभाष जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी अंदर से कोई जानकारी आपके पास आ पाई है कि कब पार्थिव शरीर लाया जाएगा? शरद पवार तो पहुँच गए हैं बारामती और परिवार के दूसरे सदस्य भी पहुँच गए हैं, लेकिन इन हालातों में अब आगे क्या पार्टी करेगी, क्या परिस्थितियाँ होने वाली हैं और अगला 1 या 2 दिन कैसे बीतने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए, शरद पवार अभी अस्पताल पहुंच जाएंगे, बारामती के अस्पताल में। और उससे पहले बाकी जो पवार फैमिली के सदस्य हैं वो वहां पे पहुंच गए हैं। उसके बाद ये पवार फैमिली बैठ के तय करेगी कि अंतिम संस्कार किस तरह से हो। पुलिस ने भी ये बयान दिया है कि पवार फैमिली ही तय करेगी कैसे अंतिम संस्कार हो जाए, और इसके बाद बाकी लोगों को सूचित किया जाएगा कि कैसे होगा। क्योंकि महाराष्ट्र से अजीत पवार को चाहने वाले कई सारे कार्यकर्ता बारामती की तरफ जा रहे हैं
और वो अंतिम दर्शन लेने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ये ध्यान में रखते हुए आज देर रात में हमें अंतिम संस्कार करना है या फिर कल सुबह करना है, इसके बारे में फैसला लिया जाएगा। और अजित पवार इनकी जो यानी उनका जो शव है वो शायद वहां पे अस्पताल में लाया गया है, ये जानकारी हमें पहले ही मिल चुकी है। और अभी फैमिली वहां पे पहुंच रही है और उसके बाद ये इसके बारे में अंतिम संस्कार के बारे में फैसला लिया जाएगा। जो ये सारी 3 दिन का जो शोक है वो डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। आज छुट्टी डिक्लेयर की है सरकारी कार्यालयों को और 2 दिन शोक जारी रहेगा यहाँ पे। संजय जी, पवार फैमिली से कोई अब तक किसी से कोई संपर्क, बातचीत या कुछ उनकी तरफ से कुछ कहा गया हो इस पूरे मामले पर? पॉलिटिशियन तो इस पूरे मामले पर जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन पवार फैमिली अभी तक कुछ बोली नहीं और बोलने की कंडीशन में नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन अंदर से कोई बातचीत, कोई जानकारी आई है? पवार फैमिली जो है वो मिलकर डिसीजन लेते हैं, इसलिए पवार साहब जब शरद पवार वहां पे पहुंच जाएंगे अस्पताल में, उसके बाद आधिकारिक रूप पे परिवार की तरफ से बयान आ जाएगा। हालांकि रोहित पवार इन्होंने ये कहा है कि हम इकट्ठा बैठ के फैसला लेंगे अंतिम संस्कार के बारे में। तो ये जानकारी संजय जी फिलहाल है। तो नहीं रहे अजीत पवार और इस पर पूरे देश भर के नेताओं की तरफ से शोक प्रकट किया जा रहा है। महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद श्याम कुमार बर्वे ने अजीत पवार की मौत पर दुख जताते हुए इसे राज्य और देश के लिए बड़ा नुकसान बताया। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता खुशबू सिंह ने। निश्चित ही अजीत दादा महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम था। उनका जो योगदान महाराष्ट्र के लिए है, वो जो क्षति महाराष्ट्र को पहुंची है वो भरकर नहीं आने वाली है। आज बारामती कर सारे जो दुख उन पर आया हुआ है, उससे संवारने के लिए मैं भगवान से विनती करूंगा कि उनके परिवार को और सारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, महाराष्ट्र की जो जनता की क्षति हुई है उसको भगवान किसी तरीके, वो तो भर नहीं सकते, किंतु सारे पवार परिवार को संभालने की ताकत प्रभु उनको प्रदान करे। जिस तरीके से अजीत दादा का एक बेबाकी से अपनी बात रखते थे, महाराष्ट्र को उन्होंने एक किस तरीके से लोक प्रतिनिधि, सुबह 7 बजे से 8 बजे से वर्किंग उनकी स्टार्ट होती थी, तो जो उन्होंने महाराष्ट्र को दिया है निश्चित ही वो याद रहेगा। और उनके जैसा नेता, महाराष्ट्र के लिए जो उनका योगदान है उसको महाराष्ट्र कभी नहीं भूलेगा। तो ये देखिए कुछ नेताओं के जो रिएक्शन है, वो जाहिर सी बात है सबके, सारे दलों के नेताओं का ये कहना है कि भाई उनका जो योगदान है उसको भूला नहीं जा सकता है और उनकी कुछ मामलों में बड़ी दक्षता थी। कुछ दिन बाद महाराष्ट्र का बजट पेश होने वाला था, देश के बजट के बाद, और वित्त मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका रहती थी, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी और बड़े माहिर माने जाते थे। हमारे साथ संजय जी लगातार बने हैं, दीपक सर लगातार है, सुभाष शिर्के साहब लगातार है। दीपक जी, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए, कहा जाता कि आर्थिक मैनेजमेंट तो अजीत पवार का बड़ा शानदार था। अच्छा, दीपक सर के पास चलेंगे। सुभाष शिर्के जी हमारे साथ। सुभाष जी, आपसे ये सवाल है, आर्थिक मैनेजमेंट ज़बरदस्त था, न पार्टी कभी उनकी आर्थिक तौर पर जूझती दिखाई देती थी, न वित्त मंत्री के तौर पर वो कभी असफल या फिर कमज़ोर होते दिखाई दिए। यानी जहां पर भी वित्तीय मैनेजमेंट की बात होती थी, अजीत पवार से बढ़िया चेहरा अब तक नहीं देखा गया पिछले कुछ सालों के भीतर। संजय जी, वो छठी बार वित्त मंत्री बने और छठी बार जो आदमी लगातार अगर वित्त मंत्री बनता है तो इसका मतलब है कि उसको बहुत ही बारीकियां पता होती है वित्त मंत्रालय की। तो उनको ये पता था कि कहाँ पे क्या अड़चने हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, और अगर उन्होंने किसी अफसर को बोला कि ये प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ी देर में वो उसको सुलझा कर दे दीजिए, तो अफसर को जरूरत महसूस होती थी कि वो करे। अफसर उसको टालम टाल नहीं कर सकता था या कोई बहानेबाजी नहीं कर सकता था, क्योंकि उनको पता था कि अजीत पवार को सब कुछ पता है वित्त मंत्रालय के चीजों के बारे में। तो यही कारण है कि कोई अफसर जो है वो उनको यानी कोई बहानेबाजी उनके सामने नहीं चलती थी। और अजीत पवार जो थे वो काफी प्रशासन में बारीकियां समझने वाले नेता थे, इसलिए जब वो किसी को शब्द देते थे कि मैं काम करूंगा आपका,
तो वो काम जरूर होता था और वो देखते थे कि वो काम सुचारू रूप से हो जाए। तो ये उनकी खासियत थी और यही कारण था कि आज सारे जो राजनीतिक पार्टी के नेता उनके बारे में जो अच्छा बोल रहे हैं, वो यही कारण है कि वो सारे लोग पार्टियों के काम करते थे, सारे पार्टियों के नेताओं के काम करते थे। वो किसी से परहेज नहीं रखते थे कि ये इस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, तो मैं इसका काम नहीं करूंगा, उसका काम नहीं करूंगा। तो इस तरह पे वो सारे पार्टियों में अपनी पैठ उन्होंने जमा के रखी थी। अपने सारे नेताओं से उनके अच्छे संबंध थे और लोगों को पता था कि अगर काम करवाना है तो अजित पवार को मिले तो काम हो जाता था। तो यही सिचुएशन थी महाराष्ट्र में और यही कारण था कि अजित पवार कार्यकर्ताओं में और नेताओं में भी उतने ही लोकप्रिय थे। संजय जी, बिल्कुल सही आपने कहा। आपने तो कई दफ़ा उनका इंटरव्यू किया है। कोई ऐसा लम्हा आपको याद हो जब अजित पवार के साथ आपकी गुफ्तगू बातचीत होती रही हो और वो जो आपको प्रभावित की हो? क्योंकि वो कहा जाता है कि टाइम के बड़े पंक्चुअल थे और साथ में चीज़ों को मेमोराइज करने में बड़े शार्प थे। और इसके अलावा खैर उनकी जो नेतागिरी या राजनीति या फिर एक कहा जाए कि पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ के तौर पर जो छवि थी वो अपने आप में अलग ही बनाती थी। दो चीजें मुझे याद आ रही है यहाँ पे। एक तो मैं जब नेटवर्क 18 में था, मराठी चैनल हेड कर रहा था, तब वहां पे हमने एक खबर छापी थी उनके बंगले के बारे में। उनका नया बंगला उन्होंने बनाया था और वो बंगले के लिए जो जिस जमीन ली गई थी जिस किसान की, वो किसान ने अजित पवार के खिलाफ कंप्लेंट दायर की थी कि ये जबरदस्ती हमसे जमीन छीनी गई है। खबर हमने छापी, उसके बाद अजित पवार का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि देखिए मेरे पास पूरे कागजात हैं और ये सारी चीजें हैं और आपको ये चेक करना है तो आप जरूर चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने उस किसान को पैसे दिए लेकिन वो अभी वो पैसे ज्यादा मांग रहा है, वो मुकर रहा है, इसलिए वो ये सारी चीजें कर रहा है और मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो एक अच्छी तरह से बात करने वाले इंसान थे, अच्छी तरह से समझ के लेने वाले इंसान थे। मीडिया क्या है ये भी उनको पता था, किस तरह की चीजें चलती है ये भी उनको पता थी। दूसरी मुझे वाकया याद आ रहा है जब वो पहली बार मुख्यमंत्री फडणवीस मुख्यमंत्री बने और अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने। सुबह का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसके बाद, उस बार हम दूसरे दिन हम लोग कुछ पत्रकार उनको मिलने गए थे, तो उन्होंने हमारी सब बातें सुनी, सारे सवाल उन्होंने जान लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जो भी मुझे करना है वो करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए और उसके बाद मैं आपसे जरूर बात करूंगा। तो अजित पवार दो टूक बोलने वाले थे, यानी कोई भी लफाजी करने वाली सिचुएशन नहीं थी। जो भी उनको कहना है सटीक रूप से कहते थे और उसके बाद वो अपनी बात को खत्म कर देते थे। तो इसलिए अजित पवार जो बोलेंगे वो सही होगा, इसकी ये धारणा सारे लोगों के मन में होती थी और यही कारण है कि अजित पवार सबके चहेते थे। हालांकि उनके विचार के बारे में दो राय हो सकती है, उनकी राजनीतिक जो उन्होंने चालें चली या फिर भूमिकाएं उन्होंने बदली उसके बारे में दो विचार हो सकते हैं, लेकिन अजित पवार बतौर आदमी उनके बारे में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। बिल्कुल सही आपने कहा संजय जी, यही बात है। देखिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति देखें चाहे कई और राज्यों की राजनीति देखें, जब आपको साइडलाइन करने की तैयारी होती है, आप काबिल होते हो, डिजर्व करते हो या फिर आपने मेहनत की, आपको लगता है कि आप इस पद को डिजर्व करते हो, तो परिवारों में भी हमने इसी तरीके से देखा है। पिता पुत्र से भी बगावत होते एक दूसरे में देखिए और वही कहानी यहाँ पर रही। ये बातें अलग हैं, लेकिन अजीत पवार को लेकर कुछ पॉजिटिव जो बातें हैं, जैसे मैंने कहा आर्थिक मैनेजमेंट, पैसे को लेकर कभी न पार्टी के भीतर कमजोरी उन्होंने महसूस होने दी, न ही कभी वो वित्त मंत्री के तौर पर कमजोर होते दिखाई दिए। और जब भी उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली, वित्त मंत्रालय का प्रभार उनके पास खुद चलकर आया। यानी ये साफ तौर पर दिखाता था कि सारे दल अलाइज में होते भी उनको धन कुबेर समझते थे कि भाई प्रदेश के भीतर अगर कोई इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर सकता तो यही शख्स है।